हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग, लेक्चर आज इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो हमारा चैप्टर चल रहा था ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत में आज आपका टॉपिक है ये आनंदवर्धन। ठीक है, ये आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के अंदर ही आता है। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्वनि के बारे में बताएं और आनंद वर्धन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें, या मतलब ध्वनि के बारे में पूछ के आनंद वर्धन के बारे में पूछ सकते हैं, या आनंद वर्धन के अंदर ध्वनि सिद्धांत का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे परिचय पता है आनंद वर्धन का। भारतीय सौंदर्य चिंतकों में आनंद वर्धन एक प्रमुख नाम है। जो सौंदर्य चिंतक हैं इंडियन, तो उसमें आनंद वर्धन का नाम मेन बताया इन्होंने। इन्हें आधुनिक काल में अधिक प्रसिद्धि मिल रही है, यानी जो आनंद वर्धन है इनको अब जो आधुनिक काल में काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। ये ध्वन्यालोक जो नाम है, ये एक ग्रंथ का नाम है जो इनका ग्रंथ है, और वो वैसे भी फेमस ग्रंथ है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने इसकी टीका लोचन नाम से की है। मतलब अभिनव गुप्त में इसकी टीका, यानी टीका को आप टिप्पणी भी कह सकते हैं या व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, कमेंटेशन भी कह सकते हैं। तो अभिनव गुप्त ने इनकी टीका लोचन नाम से की है। यह ध्वन्यालोक लोचन नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्वन्यालोक नाम से प्रसिद्ध है ये। आनंदवर्धन का जन्म कश्मीर में ईसा की 9वीं शताब्दी के प्रथम दशक में माना जाता है। यानी आनंदवर्धन का जन्म जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, और 9वीं शताब्दी के प्रथम दशक में माना जाता है। ये स्वयं कवि और प्रसिद्ध चिंतक थे। मतलब ये कवि भी थे और चिंतक भी थे। ठीक है, इसी के कारण इनकी मातृभूमि को शारदा देश, विद्या और काव्य की देवी शारदा का देश कहने लगे। यानी जो इनकी मातृभूमि थी शारदा देश, तो और उनको और विद्या और काव्य की देवी को शारदा का देश कहने लगे थे, इसी वजह से, इनकी मातृभूमि की वजह से। वे धार्मिक व्यक्ति, कवि, कलामर्मज्ञ और समालोचक थे। यानी धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस, कवि, पोइट्री, और कलामर्मज्ञ यानी जो समालोचक होते हैं वो क्रिटिक होते हैं, और मर्मज्ञ मीन्स यानी गहरा, सूक्ष्म, तेजी कह सकते हैं आप। ठीक है, समालोचक मीन्स क्रिटिक, जो आलोचक होते हैं वो। ध्वन्यालोक भारतीय काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ है। जो ये ध्वन्यालोक है इनका, ये भारतीय काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ है, जिसमें काव्य सौंदर्य की दार्शनिक और सटीक व्याख्या मिलती है। यानी जो काव्य सौंदर्य है उसकी जो मतलब फिलोसफिकल जो उसकी थ्योरी और जो मतलब व्याख्या जो मिलती है, वो सही जो व्याख्या मिलती है, सटीक यानी सही। ठीक है, एग्जैक्ट जो व्याख्या है वो इसमें मिलती है। आनंदवर्धन पहले लेखक थे जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती, जिसमें काव्य सौंदर्य के दार्शनिक और सटीक व्याख्या मिलती है। आनंदवर्धन पहले लेखक थे जिन्होंने ठीक है, आनंदवर्धन पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं की समीक्षा की। ठीक है, समीक्षा यानी रिव्यू दिए उन्होंने, और उन्हें एक सूत्र में बांधा, और एक सूत्र में इन्होंने बांधा है। इससे काव्य समीक्षा को आगे के लिए दिशा निर्देश मिल सका। ठीक है, मतलब इस वजह से काव्य समीक्षा को आगे का दिशा निर्देश मिल सका। आनंदवर्धन की प्रतिभा का यश दूर दूर तक फैल गया। जो आनंदवर्धन है उसकी मतलब उनकी जो प्रतिभा थी उसका यश यानी दूर दूर तक फैल गया, पर उनके प्रयासों को भी उस समय के परंपरावादियों के कड़े विरोधों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो उनके प्रयास थे उस समय के परंपरावादियों के, तो उनके कड़े विरोधों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उस समय उनकी प्रतिभा को उचित सम्मान नहीं मिल सका। ठीक है, मतलब जब इन्होंने विरोधों का सामना किया था, तो उसके कारण जो उनकी प्रतिभा थी उसको उचित सम्मान नहीं मिल सका। बाद में उन्हीं के देशवासी अभिनव गुप्त, जो आनंदवर्धन से 100 साल बाद हुए,
ने स्वयं उनका सम्मान और समर्थन किया। अभिनव गुप्त जो आनंदवर्धन से 100 साल बाद हुए थे, इन्होंने स्वयं सम्मान और समर्थन किया। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक लोचन में रस सिद्धांत व ध्वनि सिद्धांत की व्याख्या देते हुए आनंदवर्धन के सिद्धांत को सराहा। यानी जो अभिनव गुप्त का ये ध्वन्यालोक लोचन ये है ग्रंथ है, जो इसमें रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत की व्याख्या की थी इन्होंने, और आनंदवर्धन के सिद्धांत को सराहा था। ठीक है, इससे आनंदवर्धन की स्थिति काव्य शास्त्र में अत्यधिक दृढ़ हो गई। मतलब जो आनंदवर्धन की स्थिति थी वो काव्य शास्त्र में दृढ़ हो गई थी, मजबूत हो गई थी। आनंदवर्धन का सौंदर्य शास्त्र संस्कृति के परंपरावादी समीक्षकों यानी रिव्यूअर्स और नए विचारों के बीच का कीर्ति स्तंभ है। यानी जो आनंदवर्धन है उन सौंदर्य शास्त्र जो परंपरावादी समीक्षक हैं और जो नए विचार हैं उनके बीच का कीर्ति स्तंभ है, जहाँ से काव्य समीक्षा की कोई नई परंपरा शुरू हुई। आनंदवर्धन के बाद काव्य शास्त्र नया हो गया। ठीक है, आनंद के वर्धन के बाद से ही जो काव्य शास्त्र था ये नया हो गया था, और काव्य समीक्षा भी यहीं से शुरू हुई थी। सभी समीक्षक या उनका समर्थन करते हैं या विरोध, मतलब ये पूछा है कि जो सभी समीक्षक हैं वो उनका समर्थन करते हैं या विरोध, पर आनंदवर्धन के बिना काव्य समीक्षा नहीं चल सकती। यानी अगर उनके जो समीक्षक हैं वो चाहे समर्थन करें चाहे विरोध करें, पर जो ये है काव्य जो समीक्षा है ये आनंदवर्धन के बिना नहीं चल सकती, ये बताया इन्होंने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यह संस्कृत सूत्रों के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ये था इसमें एक्स्ट्रा है, वो जो संस्कृत के सूत्र होते हैं उसमें लिखा गया ग्रंथ है ये। ठीक है, कौन सा? ध्वन्यालोक। इसमें पद्यों को कारिक और गद्य को वृत्ति कहा गया है। यानी जो ये पद्य गद्य आपने सुने होंगे हिंदी व्याकरण में भी, जो आपकी व्याकरण यूज़ होता था उसमें होते थे ये। तो ये दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक मिनट दोबारा से ले लेते हैं। इसमें पद्य और कारिक और गद्य को वृत्ति कहा गया है। यानी जो आपने व्याकरण में पढ़े होंगे ये पद्य गद्य जो होते हैं, उसमें जो पद्य होते हैं उनको कारिक कहा जाता है और जो गद्य होते हैं उनको वृत्ति कहा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ ध्वन्यालोक में सबसे पहले आनंदवर्धन ने अच्छे समीक्षक आलोचक की व्याख्या की। ठीक है, समीक्षक यानी आपके जो रिव्यूअर्स होते हैं, और आलोचक यानी जो अपोजिट होते हैं, जो क्रिटिक होते हैं। ठीक है, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको आलोचक बोलते हैं। ठीक है, उनके अनुसार रचनाकार और समीक्षक में एक तरह प्रतिमा पाई जाती है। ये दोनों वास्तव में एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। यानी जो इन्होंने रचनाकार और समीक्षक बताया, ये बताया कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक आदर्श समीक्षक को वे रसिक या सहृदय मानते हैं। यानी जो एक को वे आदर्श समीक्षक भी मानते हैं और रसिक या सहृदय भी मानते हैं, यानी जो हार्डली जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, या रसिक यानी इससे भरपूर होते हैं जो। ठीक है, जो काव्य के मर्म तक पहुँचता है।